हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश ऑनगोइंग टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करेंगे और मोर स्पेसिफिकली आज का तो जो दिन रहा है, फोर्थ डे ऑफ सेकंड टेस्ट मैच, उसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। तो अगर इस वक्त देखा जाए, डे स्टम्प्स हो चुका है एंड बांग्लादेश जस्ट नीड आई थिंक 142 रन्स टू विन दिस टेस्ट मैच एंड टू विन द सीरीज़ एज वेल। और बांग्लादेश के लिए एक क्रूशल ये मोमेंट है, एक तरह से हिस्ट्री क्रिएट करने का इन पाकिस्तान। तो मतलब बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज़ है अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से हम बात करें, क्योंकि बांग्लादेश जैसी टीम के सामने एक डिसेंट टीम, मैं कहूँगा, जब सीरीज़ से पहले अगर बात चल रही थी टीम के बारे में, तो टीम वाज नॉट बैड, टीम वाज एब्सोल्युटली आई थिंक डिसेंट। बट टेक्निकल फ्लॉज बहुत ज़्यादा हमने देखने को मिले हैं, चाहे वो बॉलिंग में हम देखें या फिर बैटिंग में देखें। अगर हम फोर्थ डे की बात कर लें यहाँ पर भी, तो उसमें भी अगर हम बैटर्स के डिसमिसल्स की बात करें तो सभी बैटर्स को जो हमने देखा है उसमें टेक्निकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। अब्दुल्ला शफीक को अगर हम देख लें तो आउटसाइड ऑफ स्टम्प्स जो गेंदें होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा वो स्ट्रगल करते हैं, और इन स्विंग को वो कंपैरेटिवली एक बेटर बैट्समैन नज़र आते हैं खेलते हुए। बट जो ही आउट स्विंग होती है गेंद तो वहाँ पर फंसते हैं और आउटसाइड एज उनका लगता है। यही चीज़ हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखी है। दैन साइम अयूब को देखें तो उनका एक डिफरेंट केस है, उनको आई थिंक मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा फॉर टेस्ट क्रिकेट, और उनको ये बहुत जल्द रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि टेस्ट क्रिकेट इज़ अ लॉट डिफरेंट टू T20 क्रिकेट। और वो जिस तरह से दोनों इनिंग्स में आउट हुए हैं, पहली इनिंग्स में स्टेप आउट किया उन्होंने अगेंस्ट मेहदी हसन, जबकि उनको पता था कि बॉल किस तरह से टर्न हो रहा है, और द डिग्री ऑफ स्पिन जो थी इस मैच में वो पिछले मैच के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा थी। और इस मैच में जो उन्होंने ड्राइव किया, लॉफ्ट ड्राइव कर दिया, सीधा सा एक सॉफ्ट डिसमिसल मैं कहूँगा कि थ्रो किया है उन्होंने विकेट। दैन उनके बाद शान मसूद की अगर बात करें तो उनका भी उनसे दोनों से डिफरेंट केस नज़र आता है। उनको स्टार्ट्स मिलते हैं ऑलमोस्ट हर मैच में, वो स्टार्ट ले रहे हैं, बट उस स्टार्ट को उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया, ना तो पिछली इनिंग्स में ना ही इस इनिंग्स में, क्योंकि पिछली इनिंग्स में भी वो 50 क्रॉस कर चुके थे। तो पिछली इनिंग्स में तो ये था मतलब कि उनको बहुत अच्छा बॉल कराया गया था फ्रॉम मेहदी हसन, रियली गुड ऑफ स्पिनर। बट इस इनिंग्स में एक लूजनर शॉट थी नाहीद राना की। हाँ, हम मानते हैं कि नाहीद राना के पास एक एक्स्ट्रा बाउंस और पेस है, बट आपको जो बाहर की गेंद है ऑफ स्टम्प से बहुत ज़्यादा बाहर, उसको आई थिंक छेड़छाड़ करने की उसको ज़्यादा ज़रूरत भी एज ए बैटर आपको नहीं होनी चाहिए। तो यही गलतियां शान मसूद करते हैं। हम बार बार इस चीज़ को हम देखते आए हैं ऑस्ट्रेलिया में भी और यहाँ पर भी। तो उनको अगर अपने एज ए कैप्टन और एज ए प्लेयर इवन अगर उनको पाकिस्तान टीम में रहना है, तो उनको अपने जो स्टार्ट्स उनको मिल रहे हैं और जो राना बॉल वो ब्रिलियंटली खेलते हुए नज़र आते हैं, उनको एक बड़े टोटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैन बाबर आज़म के साथ तो कुछ अलग ही चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि उनके साथ भी मैं कहीं ना कहीं कहूँगा फॉर्म के साथ साथ टेक्निकल इश्यूज़ हैं उनके साथ भी, क्योंकि टेक्निक उनकी जो हमने देखी है अभी तक अगेंस्ट स्पिन और अगेंस्ट पेस दोनों के ख़िलाफ़ फंसते हुए नज़र आए हैं हमें। वो स्पिन के ख़िलाफ़ हम देखें तो वो फुटवर्क का यूज़ नहीं करते, पेस के अगेंस्ट देखें तो जो ऑफ स्टम्प के बाहर की गेंदें हैं, फिफ्थ या सिक्स्थ स्टम्प पर जो गेंद होती है, इवन के फोर्थ पर भी, तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। और नाहीद ने उनको 2 इनिंग्स में आउट करके दिखाया है कि किस तरह से वो ट्रैप कर रहे हैं बाबर आज़म को। तो सभी प्लेयर्स के साथ यही इश्यूज़ हैं। साउथ शकील भी स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर पेस के अगेंस्ट फंसते हैं वो भी, और जो उनका फुटवर्क है वहाँ पर टेस्ट होता है। स्पिन के अगेंस्ट हमें वो बहुत एक फ़ाइन प्लेयर नज़र आते हैं, बट अगेंस्ट पेस जो ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा था उनके साथ यही है। रिजवान की अगर बात करें तो रिजवान को हम नहीं ब्लेम कर सकते, क्योंकि उनको क्रिटिसाइज़ करना बिल्कुल मैं कहूँगा कि उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट हर मैच में वो आपको एक ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाल देते हैं जहाँ से मैं समझता हूँ कि बहुत बुरी तरह से ढेर हो चुके होते हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट 7 और 8 out of 10 times he brings Pakistan out of that difficult situation to a very competitive situation। और हमने देखा ये फर्स्ट टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग्स में भी, सेकंड में भी उन्होंने थोड़ा बहुत रेजिस्ट किया था, और अभी जो लास्ट मैच था उसमें भी मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं वो, कुछ ना कुछ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस उनकी रहती हैं। और इवन के इस इनिंग्स में भी उनकी, चाहे वो बड़ा स्कोर ना हो, लेकिन फिर भी when he came to bat, Pakistan was in a deep trouble।
और पाकिस्तान आई थिंक 70 या 75 पर 5 डाउन था पाकिस्तान। तो इस तरह से आप किसी एक प्लेयर पर हर बार इस तरह से रिलाई नहीं कर सकते कि एक ही प्लेयर आपको ऐसे बाहर निकालेगा मुश्किल सिचुएशन से। तो आपके बाकी बैटर्स को भी यहाँ पर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगी। और बैटिंग की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान की टेल है वो भी ठीक से साथ नहीं दे रही। टेल को भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जिस तरह से बांग्लादेश की तरफ से हसन महमूद ने साथ दिया, मेहदी हसन मिराज ने जो इनिंग्स खेली, और वो उनकी इनिंग्स की वजह से ही बांग्लादेश इस टेस्ट मैच में बना हुआ हमें नज़र आया है। दैन अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में भी वही हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर हम नसीम शाह और शाहीन अफरीदी की बात कर लें फर्स्ट टेस्ट मैच में, उनकी तरफ से भी हमें मतलब ना तो पेस थी उनके पास और ना ही लाइन और लेंथ थी उनके पास ठीक से। और आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा जो चीज़ देखने की है बॉलिंग की अगर हम बात करें तो वो ये है कि बॉलिंग में आई थिंक शाहीन एंड नसीम का जो फ्यूचर है वो पीसीबी को डिसाइड करना पड़ेगा, और उनको ख़ुद भी उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि क्या वो किस फॉर्मेट को प्रायोरिटी देने वाले हैं और क्या वो लीग्स को प्रायोरिटी देंगे ओवर इंटरनेशनल क्रिकेट। क्योंकि अगर आप टेस्ट क्रिकेट में अपनी फ़िटनेस को 100% के साथ खेलना चाहते हो तो आपको कंप्रोमाइज़ कहीं ना कहीं आपको ज़रूर करना पड़ेगा। आपको बहुत सी लीग्स, T20 लीग्स आपको छोड़ना पड़ेंगी। उसके बाद आपको T20 या फिर ODIs उनमें से आपको जो है वो देना पड़ेगी कुर्बानी उनमें से। और ODIs तो ज़्यादा हो भी नहीं रहे तो आई थिंक T20s में रेस्ट लेना पड़ेगी आपको। और शाहीन और नसीम का जो डिक्लाइन हमें देखने को मिला है वो इसी चीज़ की वजह से है। वो ऑलमोस्ट हर मैच खेलते हैं वाइट बॉल का। तो इस तरह से पीसीबी को अब उनका वर्कलोड मैनेज करना है। और जहाँ तक जो मतलब मैनेजमेंट की बात है या फिर कैप्टनसी की बात है तो आई थिंक पाकिस्तान को स्टिक करना चाहिए। और आई थिंक बांग्लादेश इज़ ऑन द वर्ज ऑफ विनिंग एंड क्रिएटिंग हिस्ट्री। बट फिर भी अगर 2-0 से हारता है पाकिस्तान तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि फिर से आप कैप्टन को सैक कर दो और एक नया कैप्टन फिर से लाओ। और आपने अभी बदला है कैप्टन, और वहाँ पर भी मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं थी बाबर आजम को हटाने की अगर हम कैप्टनसी की बात कर लें। क्योंकि बाबर वाज नॉट अ बैड कैप्टन इफ़ वी टॉक इन रेड बॉल क्रिकेट। वाइट बॉल क्रिकेट में मुझे खुद पर्सनली उनसे था डिबेट थी कि उनको नहीं होना चाहिए, बट टेस्ट में वो अच्छे कैप्टन थे। हमने देखा है उनके रिकॉर्ड्स वाइज भी अगर हम बात करें तो जो लास्ट टेस्ट सीरीज़ थी उनकी उसमें उन्होंने अवे टूर में 2-0 से हराया था श्रीलंका को। तो अगर आपने रिमूव कर दिया है उनको तो शान के साथ आपको स्टिक करना पड़ेगा, बिकॉज ही इज़ नॉट अ बैड कैप्टन एट ऑल एंड ही इज़ अ गुड प्लेयर। और आप उनके नंबर्स को देखकर आप उनको इतना जज नहीं कर सकते। मेरा मानना है कि जिस तरह से वो रन बॉल खेलते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट को थोड़ा सा मॉडर्नाइज़ भी कर सकते हैं। और थ्रू हिज वेरी शार्प कैप्टनसी स्किल्स, हाँ मैं सही कह रहा हूँ कि उनके पास बहुत शार्प कैप्टनसी स्किल्स हैं। ये अलग बात है कि उनके साथ मतलब टीम ने साथ नहीं दिया ना तो बॉलिंग में और ना ही बैटिंग में, बट ही इज़ अ वेरी फाइन कैप्टन। और पाकिस्तान को अब चीज़ों को ज़्यादा बदलने की ज़रूरत नहीं बल्कि टेक्निकल इश्यूज़ हैं उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो सीरीज़ है ये तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान हार चुका है, बट अगला जो है मतलब टूर है अगला इंग्लैंड टूर, उस पर ध्यान देने की पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि WTC साइकिल है वो तो ऑलमोस्ट ओवर है पाकिस्तान का इस वक्त, लेकिन अभी भी पाकिस्तान अपनी टेस्ट क्रिकेट को रीगेन कर सकता है टू पुट सम आई थिंक स्टेयर्स ऑन देयर टेक्निकल इश्यूज़।